अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल इस मामले को हमने उठाया और आज इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। आपके सामने सारी तफसीलात एक्सपेंडिचर्स की। खैर पख्तूनख्वा को जो फ़ंड वफाक से जो ज़म अज़ला को जो फ़ंड वफाक से मिले 2000 माली साल 2018-19, 19-20, 21-22 और उन तमाम में जो डिस्क्रिपेंसीज सामने आई उनकी तफसीलात सामने रखेंगे। इन तफसीलात के मुताबिक आप अगर एक्सपेंडिचर्स की तफसीलात देखें तो इसमें जो अमाउंट एलोकेटेड है, जो 7 अगर हम जगहों की बाजोड़, खैबर, खुर्रम, मोमन, औरकज़ई, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान की बात करें तो इसमें से जो टोटल रिलीज़ हैं वो 51% हैं साल 2019-20 में। इसी तरह साल 2020-21 में 40% है टोटल जो अमाउंट है उसका, 47% रिलीज़ हुआ है। 2021-22 में 49% रिलीज़ हुआ है। अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें बन्नू, डीआई खान, कोहाट, लकी मरवत, टांग और पेशावर, तो वहाँ पर जो रिलीज़ हैं जो 100% अमाउंट बनती है सारे सालों में 100% अमाउंट जो है वो रिलीज़ की गई है। कुछ अहम सवालात सेनेट की सेफ्रॉन कमेटी ने उठाए थे कि ये जो फाटा के फंड्स हैं ये वफाक ने थ्रू एडीपी और एआईडी खर्च करने थे खैर पख्तूनख्वा हुकूमत को, लेकिन वफाक ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वफाक ने दिए थे, लेकिन ये फंड्स गए किधर? 100 अरब से ज़ायद के फंड्स हैं, ये आखिरकार गए इधर। 2 नवंबर 2021 को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी सेफ्रॉन का एक इजलास हुआ। इसके अंदर भी कुछ अहम सवालात उठाए गए, खासतौर पर जब खैर पख्तूनख्वा के फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ पर आया और साथ साथ उनके अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस आए तो उन दोनों ने बैठकर ये सवाल उठाया कि आखिरकार जो फंड्स की फिगर्स रखी उसमें डिस्क्रिपेंसी सामने आई। इन डिस्क्रिपेंसीज की तादाद बनती है 3 या 4 साल के अरसे में वो 44 अरब रुपए बनती है। तो साल, जिस तरह हमने आपको हेडलाइन से बताया कि ये जो साल 2018-19 है इसमें 13 अरब रुपए, उसके अगले साल 2020 में तकरीबन 23 अरब रुपए और उसके बाद 2021-22 में तकरीबन 8 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। 44 अरब रुपए का डिफरेंस बनता है। अगर स्टैंडिंग कमेटी का आपको बताया जाए, उन्होंने जो अकाउंटेंट जनरल को ऑफिस को जो खत लिखा तो उनकी तरफ से भी जो जवाब दिया गया उसमें उन्होंने कहा जी कि अकाउंटेंट जनरल केपी डिड नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फ्रंटियर कॉर्प्स बन्नू, डीआई खान, कोहाट, लकी मरवत, पेशावर एंड टांग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ द मर्ज्ड एरियाज लोकेटेड एट पेशावर व्हाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट रिपोर्टेड expenditures including frontier regions and expenditures of controlling offices of the merged areas which was the reason for variation in the expenditures। यानी जो डिफरेंस आया 44 अरब रुपए का, उसका एजी जो अकाउंटेंट जनरल है उन्होंने जवाब ये दिया कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसने कुछ और फिगर्स दी थी, कुछ और शहरों को शामिल किया था और हमने नहीं किया था, इस वजह से ये डिफरेंस आया। लेकिन सवाल ये है कि ये 136, 126, 36 अरब रुपए आखिरकार ये गए किधर? क्योंकि फाटा या कबाइली अजला के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं ये पैसे यहाँ खर्च नहीं हुए। वो उनको जो सवाल है वो कहते हैं कि ये सारे जो पैसे हैं खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूसरे अजला खैर पख्तूनख्वा के अजला में खर्च कर दिए सारे पैसे। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में भी उठा, सेनेट में इसके प्रिविलेज मोशन भी पेश हुआ है। आपको जरा सुनाते हैं हिलाल रहमान साहब, जो सेनेटर हिलाल रहमान साहब हैं, उन्होंने जब ये मामला सेनेट में रेस किया था और उन्होंने क्या कहा था फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये हमें एक ऑडिट रिपोर्ट हाउस में लेकर, तो हाउस ने डायरेक्शन इशू की 17 जनवरी को, उसको उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने में फॉरेंसिक ऑडिट करके हाउस में लेकर आज 17 तारीख अगस्त है और ये 7 महीने तकरीबन पूरे हो गए। अगर एक ऑडिटर जनरल का ये हाल है कि वो 136 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे सकता, इस हाउस के डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या तो उनको दोबारा डायरेक्शन दे, अगर नहीं तो फिर इनको प्रिविलेज, इनके खिलाफ प्रिविलेज लाया जाए ताकि इसको प्रिविलेज कमेटी में लेके जाया जाए कि आप एक छोटा सा जो कि एक स्ट्रिप है फाटा का, उसका एक वो सबमिट नहीं कर सकते फॉरेंसिक ऑडिट। तो जनाब ये रिपोर्ट पेश किया जाए, भेज दें उनको ताकि फौरन नेक्स्ट सेशन में ये रिपोर्ट हमें बताएं इसके बारे में। ना भेजे तो मेरी दरखास्त है कि ऑडिटर जनरल के खिलाफ नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आ जाएगा। हाउस की आपने सब 2 दिन के लिए कमेटी को कहा, तो इत्तेफाक वाली बात ये है कि मेंबरान ये कहने में हक बजाने पर सर कि हमारे ऑर्डर्स जो हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट आप फ्राइडे के लिए ऑर्डर करें सर। ये इस हफ्ते के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट जो 138 अरब रुपए का गवर्नमेंट को पिछले 4 साल में मिले फाटा के फंड, उन्हें फिल फॉर हाउस में ले करे ताकि हमें पता चले कि फाटा के फंड है का। नेक्स्ट सेशन में है कि फाटा के आधे से ज्यादा फंड जो वो खैबर पख्तूनख्वा में लगाए जा चुके हैं। ठीक है।
अब सवाल ये है कि केपी को अगर वफाक से फंड्स मिले 4 साल के दौरान, तो इसमें जो ये 2019 में 13 अरब, 2020 में 23 अरब, 2021 में 8 अरब जो सवाल उठ रहा है, ये 44 अरब रुपए का उठ रहा है, लेकिन ओवरऑल 136 अरब रुपए गए किधर है? एमल वली खान साहब जो कि सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खैर पख्तूनख्वा में जो पिछले 9 या 10 साल हुक्मरानी रही है, इस पर तफसीलन इनसे गुफ्तगू भी होगी और मजीद सियासी हालात पर भी। एमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये नुमाइंदगान सवाल उठा रहे हैं, सैफरॉन कमेटी सवाल उठा रही है, ये पैसा किधर गया है जो 136 अरब रुपए है? और ये जो डिस्क्रिपेंसीज इसमें सामने आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वफाक में भी इनकी हुकूमत थी और सूबे में भी इनकी हुकूमत थी। सैफान भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया और हमें कि हम अपनी बात कर सकें। देखिए, असल में तो बुनियादी बात यह है कि पिछले 10 साल से पुख्तनख्वा में आइन नामी कोई चीज था ही नहीं। आइन बिल्कुल जेब में रखा गया था और पीटीआई के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के इनका जो दिल था, इन्होंने वो हशर नशर इस सूबे के साथ कर दिया। अब आज अगर हम देखें, हमारा सूबा देखें, ये 44 अरब और 50 अरब इन्होंने तो एक एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपए खा चुके हैं और ये आराम आराम से खुलते जाएंगे। मसला ये है कि पुख्तनख्वा जब इनको हुकूमत मिल रहा था, 75 अरब रुपए पुख्तनख्वा के कर्जे थे जी। आज पुख्तनख्वा के कर्जे 900 अरब है। आप देखें, जो बात कर रहे हैं, ये तो फिर भी वफाक की तरफ से जो पैसा मिला है पुख्तनख्वा को, उसमें जो बेकायदगी हुई है, और ये भी फिर सिर्फ फाटा वाली है, उनमें जो बेकायदगी हुई है, तो सिर्फ उस पे आज ये रिपोर्ट चल रहा है। ये बताएं, लेकिन अगर हम ये फाटा वाले कह रहे हैं कि ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा के अजला में खर्च हुए, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अजला में भी खर्च हुआ है या वहां पर भी करप्शन हो गई है? ये पैसा गया किधर है फिर, अगर ये वहां भी खर्च नहीं हुआ तो? वहां खर्च हुआ पहले तो आप मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा जी, क्योंकि पुख्तनख्वा में कहीं भी अर्स्टवाइल फाटा के 7 जिले छोड़े, बल्कि हमारे 32 अजला में कहीं भी मुझे बीआरटी के अलावा कोई और चीज दिखा दे कि जहां पे अरबों रुपए लगे हो, मैं मान लेता हूँ। पुख्तनख्वा तो लेकिन पिछले 9 साल 10 साल में हमें ना कोई प्रोजेक्ट मिला जी, ना स्कूल मिला, ना कॉलेज मिला, ना यूनिवर्सिटी मिली, ना कोई ढंग का अस्पताल बनाया गया इन 10 साल में, ना कोई और काम किए। देखिए, पुलिस की हालत देखें, पुलिस की हालत बुरी पड़ी है, आप हेल्थ की हालत बुरी पड़ी है। तो मतलब कि पुख्तनख्वा में ये पैसा कहाँ लगा है? पुख्तनख्वा हुकूमत, बदकिस्मती से हम चीखते आ रहे हैं कि हमारे वसाइल बनिगाला के किचन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमारे वसाइल हकीकतन बनिगाला में जितने खर्चे होते थे, वो जितना भी पीटीआई का सियासी खर्चा था, इतने तक के 2018 के इलेक्शन का खर्चा जो 30-32 अरब रुपए बीआरटी के प्रोजेक्ट में इनको दिया गया। तो पीटीआई का तो रोज अव्वल से लेके आखिर तक ये 10 साल हुकूमत इसलिए दी गई कि उनके खर्चे पूरे हो, बनिगाला के खर्चे पूरे, पुख्तूनों की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, मैं आपके सामने से अगर कुछ फिगर्स रख सकूं, एमल साहब ये बताएं, क्योंकि इसमें 2019 से लेकर 21 तक के टोटल एक्सपेंडिचर्स की हमने वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिटेल्स निकाली थी। तो इसमें जो बाजोड़, खैबर, कुर्रम, मोहम्मद, औरंगज़ई, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, इन 7 के बारे में जो आपके जम अजला हैं, उनके बारे में कहा गया कि तकरीबन 63 अरब रुपए रिलीज हो गए, और जो बजटेड अमाउंट थी वो तकरीबन 72 अरब थी, उसमें से 63 अरब रिलीज हो गए और 50 अरब रुपए कहा गया खर्च भी हो गए, यानी वो एक्सपेंडिचर्स भी इनकर हो गए, और जो अनस्पेंट है वो तकरीबन 21 अरब रुपए थे, बाकी खर्च भी कर दिए उन्होंने। इसी तरह आपके बन्नू, डीआई खान, कोहाट, लकी मरवर, टांग और पेशावर में तकरीबन 124 अरब रुपए उन्होंने कहा जी कि उन्होंने रिलीज किए, और 99 अरब रुपए खर्च भी हो गए। तो ये पैसे जो खर्च भी हो गए, 99 अरब और 50 अरब, ये तो 150 अरब की अमाउंट बनती है 3 साल। ये किधर खर्च हुई है? ये हुई है खर्च? मुझे तो नहीं दिखता जी। 99 अरब रुपए अगर इलाके में खर्च हो जाए तो उनका पता चलता है जी। इधर क्या हुआ है जी? कोई सड़क नहीं बनी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई, मैं फिर बोलूंगा, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। तो ये पैसे इन पे बाकायदा ये जो 99 अरब की भी बात कर रहे हैं, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सब पैसे जेब गए हैं।
और मुतालबा तो सर ये सैनिटरी कमेटी भी करती रही कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ना ऑडिटर जनरल ने एक कान से सुनी, ना कोई और करता रहा, सेनेट जैसा इदारा उसकी झेली कमेटी नोटिस देती रही। तो अब कोई सुनेगा? आपको लगता है कोई हिसाब किताब होगा इन फंड्स का? देखिए, मैं तो कहता हूँ, मैंने उस दिन भी पेशावर में जो मीटिंग हुई थी जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें पीएम साहब ने तकरीर में बोला था कि भाई एहतसाब होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने जवाब में बोला कि पीएम साहब, यू आर द अथॉरिटी, आप करें, आप फैसला करें, हम सब आपके पीछे खड़े। और जिसने चोरियां की है इन सबको पकड़ना चाहिए। देखिए, सिर्फ इस फंड्स में नहीं, बीआरटी में इनको स्टे मिला हुआ है, मालम जबा में इनको स्टे मिला हुआ है, बिलियन ट्री सुनामी में इनको स्टे मिला हुआ है। इस तरह हर प्रोजेक्ट में ये जाके ड्रामे करके स्टेज ले लेते हैं या कुछ और करते हैं। इनके खिलाफ फुल फ्लेज कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पुख्तनख्वा, जिस तरह पाकिस्तान का अशर नशर किया, वो तो बहुत छोटी बात है, पुख्तनख्वा का तो इन्होंने हालत तबाह कर दी। और सिर्फ महाशी नहीं, महाशी के साथ साथ सिक्योरिटी हालत भी हमारी इनकी तरफ से तबाह पड़ी है। सही। अच्छा, मैं आपको सुना भी देता, नाज़रीन फंड्स की बात हो रही है तो सीएम केपी का पहले आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा था, और इसके साथ साथ तैमूर झगड़ा साहब का भी सुनाते हैं, फिर अहमद साहब का जवाब भी इस पे लेते हैं। सीएम केपी ने क्या कहा है इस पे जरा बात करते हैं, सुनाते हैं आपको नाज़रीन, फिर उसके बाद तैमूर झगड़ा साहब को सुनाते हैं लेट्स क्या कहा था उन्होंने। सीएम केपी सहाफ़ी भाइयों से यही मेरी गुजारिश होगी कि मेरी आवाज़ फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जो इस वक्त हमें शदीद मुश्किलात है फंड्स के हवाले से, और जो हमारा हक है, सूबे का हक है, सूबे के अवाम का हक है। मैं दोबारा उनको ये बताना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें हमारे फंड्स दिए जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के दोस्तों से कि मेरे ये बात उन तक पहुंचा दे, जो 189 बिलियन के बकाया जाते वो हमें हैंड ओवर करें, हमें दे। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे का अपना हक है, उसके मुताबिक उसको हक मिलना चाहिए। जो NFC शेयर में हमारा हिस्सा है वो हमें दे दे, जो एक्सपाटा कबाइली इलाका जात के फंड है वो हमें प्रोवाइड करे, ताकि जो तरक्की यहाँ पर हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में उसमें रुकावट आए। तो अभी हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि आपने एक्सपाटा के फंड्स जो 136 अरब रुपए हैं, खुद फाटा के मेंबरान हिसाब किताब मांग रहे हैं कि वो पैसा गया किधर है आखिरकार, जो मिला भी 136 अरब रुपए दौरान वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के, और मजीद फंड्स का मुतालबा भी कर रहे हैं। झगड़ा साहब ने भी जो कहा था वो क्या कहा था कि हमें फंड्स ही नहीं मिल रहे वफाक से, जरा सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर अहमद साहब का मुकम्मल इस पर जवाब लेते हैं। लेट्स से दिस के तैमूर झगड़ा साहब ने क्या कहा था। लेट्स से दिस। सिक्योरिटी के लिए फंड्स नहीं दिए गए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। आप पिछले 3-4 साल के बजट्स उठा ले, पुलिस का बजट डबल हो चुका है, CTD का बजट डबल हो चुका है। ये जरूर हुआ कि आखिरी साल में जब हम बोलते रहे कि हमें जो आप हमारे 250 अरब रुपए नहीं दे रहे, उसका एक इम्पैक्ट होगा। एक हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पुलिस ने जो है वो आखिरी 2-3 महीनों में फंड्स मांगे, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और उनको सूरत हाल दिखाई, और फिर कहा कि इसके बावजूद आपको फंड। एमल साहब आप फरमाइएगा, 250 अरब सिक्योरिटी वाले फंड भी, और सीएम साहब भी मुसलसल बात बोलते रहे कि एक्सपाटा के फंड्स नहीं मिल रहे, डेवलपमेंट के फंड्स नहीं मिल रहे, ADP AIT के फंड्स नहीं मिल रहे, तो आप वफाक से मुतालबा है कि करें। तो ये फिर पैसे नहीं मिल रहे थे, ये सियासत हो रही थी, क्या हो रहा था ये, और अभी भी जो हो रहा है क्या हो रहा है ये? सैफान भाई, ये तो जोकर है ना, ये जो दे आर क्लाउन्स एग्जैक्टली। देखें जो बदकिस्मती से जी, ये जिसको इधर वजीर बनाया हुआ था, ये देखें अमेरिका से आया, इसका अपना हल्का भी नहीं, दूसरे हल्के में ले जाके इसको मेंबर बना दिया और फिर उसको वजीर बना दिया। इन बेचारों का तो काम ही ये है कि ये टीवी पे आए, झूठ बोले, ड्रामे करे। NFC की बात करते हैं, 3 साल इमरान की हुकूमत थी। अगर ये इतने बहादुर थे तो इन्होंने 3 साल में NFC क्यों नहीं किया? देखिए, NFC आखिरी पता है आपको कब हुए? हमारे हुकूमत में हुए, 2012 में मेरे ख्याल में आखिरी NFC अवार्ड हुआ है। 10 साल हो गए NFC नहीं अवार्ड हो रहा। ये आज बात करते हैं NFC की, ये आज बात करते हैं अपने हकाइक की। ये वजीर आला जो बोल रहा है, ये इतना बेशरम हो चुका था उस वक्त अपनी ताकत के हवस के लिए कि इमरान बतौर वजीर आजम पुख्तूनख्वा में आके जलसे में ऐलान करता था कि मैं पुख्तूनख्वा का अपना हिस्सा नहीं दूंगा, और ये वजीर आला पीछे खड़ा होकर तालियां बजाता था। मैं ये नहीं कहता, हमारी सारी जिंदगी डिमांड ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का जो हक है वो उन सबको मिलना चाहिए। मैं किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट
इस पे सियासत नहीं करूंगा। ये हमारी कौम की जो है वो अगर किसी की भी हुकूमत हो उनको मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये आया कि जैसे 18th अमेंडमेंट कामयाब हुई, 10 साल के लिए पीटीआई को यहाँ पे हुकूमत सौंपा गया, और वो इसीलिए सौंपा गया कि पुख्तूनों की हक के लिए कोई असल मकसदी कदम ना उठाया जाए। 18th अमेंडमेंट के तसलसल के लिए कोई मकसदी कदम ना उठाया जाए। इन्होंने सिर्फ ड्रामे किए, ड्रामों के हद तक बात किए, इन्होंने कोई मकसदी कदम नहीं उठाया। और ये जो कह रहे हैं कि इससे शहबाज शरीफ से गिला कर रहे हैं, इनसे पूछे कि इमरान खान ने, जिसको ये कहते हैं इनका लीडर जो है पन्ने खान, उसने इनको कितने फंड्स दिए हैं पुख्तनख्वा के हक के लिए, और जो इनको मिले हैं उसका हिसाब ये दे दें। जो इनको मिले हैं उसमें तो इन्होंने सब चोरियां की हैं। और ये जो वजीर आला बैठे, जिस तरह इसका लीडर गड़ी चोर है, ये तोप चोर निकला। इसने दीर से कोई पुरानी तोप चोरी करके चलाई गई है। ये सब चोर है, तारीख के सबसे बड़े डाकू हैं। इन्होंने डाका डाल दिया कौम के हुकूक पे। इनका कोई डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इनको कौम को कोई परवाह थी नहीं। बूट के जोर पे ये लोग आए, इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कौम की कोई परवाह नहीं की। इन्होंने सिर्फ अपने ऐसे ऐसे मेंबरान हैं जो मोटरसाइकिल पे गए थे मेंबर, और अब आज वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं। इन सब का एहतसाब होना चाहिए, तभी अवाम के हक का। अच्छा, और अहमद साहब, वजीर आजम साहब कह रहे हैं 40 अरब रुपए साल के दिए सिक्योरिटी के लिए, वो 417 अरब की फिगर दे रहे हैं। इधर तैमूर साहब कह रहे हैं 250 अरब रुपए हमारे नहीं मिले हमें। आप एपेक्स कमेटी के इजलास में थे, ये मुझे बताएं कि सीटीडी और पुलिस के लिए जो फंड्स थे वो वाकई वफाक ने नहीं दिए, या इनकी हुकूमत में नहीं मिले, या अब मिलना शुरू हुए? ये तो शहबाज शरीफ साहब ने तो हिसाब 10 साल का बता दिया 417 अरब रुपए का, वो किधर गए फंड्स? देखिए, हमने उस दिन भी यही पूछा कि अगर 417 अरब रुपए आए हैं और वो आए हैं सिक्योरिटी के लिए, वो 1% है जो हमारी हुकूमत में, जब पीपल्स पार्टी और हमारी हुकूमत थी तो हमने एनएफसी में क्यों, और अभी तक वो इसलिए चल रही है, अभी तक चलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अभी तक ये इसलिए चल रहा है कि दोबारा उसके बाद कोई और एनएफसी हुई नहीं। ये उस एनएफसी में 10 साल पहले ये फैसला किया था कि 1% ऑफ द एडीपी जो पाकिस्तान का बजट है उसका 1% हम जो टेररिस्ट हिट एरिया है या टेररिज्म के जो काम है उसको हम मुख्तस करेंगे। बदकिस्मती से वो 1% आता रहा, लेकिन हमारे सूबे में दहशतगर्दों की कार्रवाई या पुलिस को या सीटीडी को उस 1% पे कोई अच्छा करना, बेहतर करना, वो नहीं हुआ। और हमने उस दिन एपेक्स कमेटी में ये भी बात की कि इसका बाकायदा हिसाब किताब होना चाहिए कि जो 40 अरब रुपए हर साल आया है, और ये आया ही मास सिक्योरिटी के लिए है, तो ये कहाँ गए और कहाँ न गए? नहीं, तो सिक्योरिटी के लिए आया, सिक्योरिटी को मिला नहीं, और यहाँ पर इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ आपकी नजर में? अभी जो सानिया पेशावर हुआ, आप लोग तो पहले कितना नुकसान हुआ जी? मैं तो सैफान भाई देखे 3 साल से ये आवाजें उठा रहा हूँ। इधर बदकिस्मती से ये बंदा जो था, ये तो तालिबानों का वकील है, ये तो दहशतगर्दों का वकील हम नवा है। इसको हुकूमत दी गई, दहशतगर्दों ने दी। 2013 में इसकी हुकूमत जो पुख्तनख्वा में ही बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि वो दहशतगर्दों ने एलानिया तौर पर इसको कबूल किया और इसकी हुकूमत आई। और फिर आके इसने दहशतगर्दों के लिए दफ्तर खोलने के दावे किए, इसने वकालत की हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए, इसने बाकायदा चंदे दिए। फिर जब ये वजीर आजम बना, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के देखें आप, फिर तालिबानों के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। बत्तों के नाम पे चंदे तो देते रहे, लेकिन फिर बाकायदा रिकॉन की आड़ में 40,000 लोगों को यहाँ पे लाके, और जिसमें वो खुद कहता है कि जिसमें 8-10 हजार जंगजू। अब जंगजू मुझे नहीं समझ आती ये क्या, कौन लोग जो इसको लाके सेटल करना चाह रहा था। और ये जो देख रहे हैं हम, ये वही लोग हैं जो आज हमें खाई जा रहे हैं। और इसने बतौर ये नजरिया, इसने तालिबान को, दहशतगर्द को मजबूत किया, और बतौर वही नजरिया दूसरी तरफ पुलिस और सीटीडी को कमजोर रखा। पुलिस और सीटीडी पिछले 10 साल से बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट ना कर पाई, जहां मुकाबले में दहशतगर्दों को अमेरिका का जदीद असला अमेरिका ने दिया हुआ है, उनको छोड़ा हुआ है ये नई टेक ओवर में, और वो सब असला उनके पास है, उसमें हर किस्म की काम आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास वो 10 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया वेपन या कुछ नहीं आया, तो हमारे पुलिस उधर ही बैठे हुए, हम सिर्फ कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी हमारे पास प्री मेजर्स बहुत कम है, पोस्ट मेजर्स की तरफ हम जा रहे हैं। भाई एक दफा धमाका हो गया, फिर क्या मेजर है? फिर तो बेचारे शहीद हैं, इनको फिर बस कब्र में लेकर जाओ। लेकिन प्री मेजर्स हमारे बिल्कुल खत्म है, जीरो है। मेरे ख्याल में हमें अभी भी जाके, मैंने उस दिन भी पीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की, सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की कि खुदारा अपने मैक्सिमम फंड्स जो है ये पुलिस के हवाले करें, ताकि पुलिस 14 जनवरी को एक थाने पे डीएसपी को शहीद किया गया पेशावर में। हमने देखा कि वहां पर थर्मल नाइट वेपन से टारगेट किया गया था डीएसपी को और उनके मुहाफिजों को। 2-3 किलोमीटर की दूरी से रात के अंधेरे में शहीद किया गया।
तो ये तो रात के अंधेरे में और 2-3 किलोमीटर दूर से अपनी टारगेट को लॉक कर सकते हैं दहशतगर्द। यहाँ की पुलिस के पास ये असला है? नहीं जी नहीं, पुलिस के पास बिल्कुल, पुलिस के पास क्या है, पुलिस के पास बेहतरीन से बेहतरीन AK-47। तो AK-47 से वो अपना मुहाफिज भी, अपना हिफाजत भी करेगा और उससे वो लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी। जिस तरह आपने कहा, दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी के मैकेनिक गन्स हैं, लेजर गन्स हैं, जो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से हीट वेव्स पे वो काम करके वो बंदे को टारगेट करता है, हिट करता है। आसपास किसी को गोली की आवाज नहीं आती, बंदा मरा हुआ पड़ा होता है। तो मेरे ख्याल में जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा मुकाबला इस दफा जो है तो वो सख्त इस वजह से है कि अमेरिका ने अपना जदीद तरीन असला दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है और उनको अब हमसे लड़ाया जा रहा है। अब बदकिस्मती से पुख्तूनों को या पाकिस्तान को इस सब का सामना करना पड़ेगा और हमने दूसरी तरफ इसको बहुत लाइट लिया। हमने इसको, आई डोंट नो व्हाई वी फेल्ड टू कैलकुलेट दिस गेम, और हम बुरी तरह इसमें फेल हो गए। हमने 6-7 माह, 8 माह पहले, 10 माह पहले रिकॉन करने का फैसला कर लिया और वो अब आज इतना 10 माह भी नहीं, वो रिकॉन की बात हुई भी नहीं, आखिर तक भी उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। बीच में लोगों को 102 लोगों को रिहा भी कर दिया, लोगों को ले भी आए, सेटल करने भी शुरू हो गए। जहां तक अमेरिकान के जरगों में कोई फैसला हुआ नहीं। आज देखिए 10 माह बाद हमें बैठ के बाकायदा फैसले करने पड़ रहे हैं कि हम टारगेट ऑपरेशन, तो हमारी कैलकुलेशंस उस वक्त की बहुत खराब थी, हमने नेगलेक्शन किया है और आज हमें उसका जो हिसाब है वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। सेहत के शोबे पे भी बात होगी। खैर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, सेहत कार्ड पे बड़ी सियासत हुई है। बताते हैं कि एक्सरे फिल्म्स या फिर मेडिसिन मार्केट में फरोख्त हुई, जखीरे मिले हैं इस वक्त वहाँ पर, क्या उनके साथ ही मैनिपुलेशन हो रही थी, ये भी आपको तफसीलात सामने रखेंगे। सेहत के शोबे पे भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको सेहत कार्ड पे बात भी करते हैं क्योंकि पंजाब में सेहत कार्ड ख़त्म करने का जो मामला सामने है उस पर काफ़ी सियासत तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। वहाँ पर जो सेहत कार्ड की सहूलियात खैर पख्तूनख्वा में उनकी असल ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे सरकारी अद्वियात और एक्सरे फिल्म जो मार्केट में फ़रोख्त होने का खैर पख्तूनख्वा में इंकशाफ हुआ। खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो खरीदी गई उनके लिए जो एक्सरे फिल्म्स हैं या जो इसकी अद्वियात हैं वो कहा गया बड़ी तादाद उसकी मिकदार जो थी वो उस वक्त शाह मकबूल पेशावर से बरामद की गई। जाली अद्वाद ही बरामद करने का जो है दावा किया गया। खैर पख्तूनख्वा के अक्सर बड़े अस्पतालों में एक्सरे फिल्में ख़त्म होने पर एक्सरे बंद कर दिए गए थे। इसके लिए कहा गया जी कि डॉलर वजह है जिसकी वजह से सामान की शॉर्टेज या इम्पोर्ट कर्टेलमेंट्स हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों शाह मकबूल पेशावर में ड्रग इंस्पेक्टर ने अद्वियात और एक्सरे फिल्मों का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद कर लिया जिसमें शामिल अद्वियात और एक्सरे फिल्म मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई थी जिन पर मोहर भी लगी हुई थी। ये तमाम सामान तहवील में लेकर पुलिस के जरिए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया महकमा सेहत के मुताबिक। तो ये सरकारी, इससे पहले भी हमने देखा कि लेडी रीडिंग की चीज़ें भी सरकारी तौर पर फरोख्त हो रही थी। हमने दहशतगर्दी की बात की, अहमद साहब सेहत के हवाले से हमने देखा फुकदान नजर आया। अभी हालिया दिनों फ्रंट लाइन सूबा है, दहशतगर्दी का सामना रहा, शौदा हुए, जख्मी हुए। सेहत के हवाले से सहूलियात भी मुयस्सर इतनी नहीं थी उन अस्पतालों में। सेहत कार्ड के दावे तो हुए, असल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन रही? देखिए जी, मेरे ख्याल में सेहत कार्ड इमरान का सबसे बड़ा खेल था इस कौम के साथ। एक तो हमारा हेल्थ का जितना भी बजट था जी उसको देखें डाइवर्ट किया सेहत कार्ड की तरफ। और सेहत कार्ड में क्या किया है कि जनरल पब्लिक को 100% पब्लिक को इंश्योर किया गया हेल्थ एक इदारे के साथ। अब देखिए, एक इंश्योरेंस, आपको पता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस वाले घूमते हैं, एक इंश्योरेंस के लिए वो डील्स देते हैं। 2 इंश्योरेंस, आप 10 बंदे इंश्योर करा ले, आपको अच्छी डील मिल जाएगी। जहां पे करोड़ों लोग इंश्योर्ड होंगे वहां पे इनको कैसे डीलें मिली होंगी। नंबर 2, मेरा हेल्थ का जितना भी पैसा था उसको अस्पताल से डाइवर्ट करके सेहत कार्ड की तरफ ले गए। 50,000 रुपए का ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल वाले वो भी कसाई हैं, उन्होंने 10 लाख का करके 50,000 का ऑपरेशन 10 लाख में हो जाता था। सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए कट जाते थे। गरीब खुश होता था, वो कहता था जी 10 लाख का मेरा ऑपरेशन मुफ्त हो गया। जो ऑपरेशन 50,000 में होना था, जो ऑपरेशन लाख रुपए में होना था, वो 8-10 लाख रुपए में होने लगे और इस तरह इस कौम का पैसे का जाया होने लगा। और फिर इन्होंने जो एक हेल्थ के लिहाज से इमरान ने अपने कजन को लेकर आए, बरकी, आई डोंट नो, नौशेरावान मेरे ख्याल में, उसको लेकर आए
यहाँ पे देखें, आम बंदा अगर 17 ग्रेड में भर्ती होते हैं, 18 ग्रेड में भर्ती होते हैं, उस बेचारे को पीसीएस सीएसएस पता नहीं कितने कितने एग्जाम से गुजर के फिर उसको पोस्टिंग मिलती है। अब ये उसका कजन उसको डायरेक्ट लाके डायरेक्ट भर्ती करके कॉन्ट्रैक्ट पे उसको पता नहीं 18 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे के उसको सेक्रेटरी से ऊपर लगा के और उससे सारे हेल्थ का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मैं कब से कह रहा हूँ, हमारे हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में इधर पुख्तनख्वा में ऐसा दवाइयां मिलती थी कि नौशेरा में कारखाना नहीं होता था लेकिन मेड इन नौशेरा दवाई आपको मिल जाती थी। इसी तरह इन्होंने हेल्थ के सिस्टम को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। हमारा बीएचयू सिस्टम, हमारा आरएचसी सिस्टम, हमारा डीएचक्यू सिस्टम, हमारे सरकारी अस्पताल वो बिल्कुल नाकिस हो गए, खत्म हो गए, उनकी कारकर्दगी जीरो हो गई क्योंकि उनको जो आपका बजट था वो तो आपने सेहत कार्ड की तरफ ले गए, तो फिर आपके पास कुछ नहीं था अस्पतालों के देने के लिए। अस्पतालों में पिछले 8-10 साल से कुछ नहीं हुआ और अस्पतालों की कोई बेहतरी नहीं हुई, लिहाजा आज हम उस शोबे में भी बहुत पीछे चले गए हैं। बल्कि फिर इन्होंने कोशिश की कि इन अस्पतालों को प्राइवेटाइज करे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर आवाम को क्या फायदा मिलता है? सरकारी अस्पताल अगर प्राइवेट हो जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं मिलता। लिहाजा इन्होंने हर सिस्टम की दरम बरम की, इसी तरह हेल्थ का भी इन्होंने निजाम तबाह कर। आप क्या मुतालबा करते हैं? मतलब कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था हालिया दिनों, वहां पर फैसला ये हुआ, नैब को कहा गया कि तमाम काबीना के अरकान के असासों की जांच पड़ताल की जाए, कितना इजाफा हुआ। अभी जिक्र भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आप कि मोटरसाइकिल पे जाने वालों ने इस वक्त असासे बना लिए, हमने तो सुना है फ्लोर मिले बना ली, कुछ ने प्लाजे बना लिए। ये ऐसी इतलात क्यों आ रही हैं? और ये तो अभी पेशावर की इतलात हैं, दीगर अजला से क्या सूरत हाल है? और क्या आपका भी मुतालबा होगा कि तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए तमाम असासों की, तमाम मुजरा जो रहे यहाँ पे हुकूमत? मैंने तो पहले दिन ये बात की है कि अगर पीटीआई कहते कि इंतखाबात, हम इनके साथ इंतखाबात मानने को तैयार है, लेकिन एक लफ्ज़ ये हमारे साथ मानेंगे कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इन्होंने जो किया है उसका एहतसाब होना चाहिए। 10 साल हमारे पीछे हर किस्म की बात हुई, हमारा मीडिया ट्रायल हुआ, हमारा हर कुछ हुआ। अभी तो देखिए वो एफआईए वाले बंदे ने ऑन स्क्रीन आके कहा कि इमरान ने मुझे बोला कि अस्पंदियार वली को कैद करो। इधर हमारे जो नैब हमें भिजवाया गया, सुबह एहतसाब कमीशन बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 10 साल में घूम रहे हैं, अपने गांव में बैठे हुए। आज मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे कल भी नहीं थी, आज भी नहीं कि मैं फर्स्ट रो औरतों को लाके अपनी हिफाजत कराऊं या क्या कराऊं। मुझे उन चीजों की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम अपनी सियासत बहुत खुल के करते हैं। मैं सिर्फ काबीना की नहीं, इससे एक कदम आगे ये जितने मेंबरान थे, एहतसाब होना चाहिए सबका। एहतसाब सबके लिए एक है, सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, बाकी भी जितने इदारे, एहतसाब का अमल कभी कभी नहीं हर वक्त होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। सही, लेकिन ये किस्से जो आ रहे हैं सारे अहमद साहब, ये दुरुस्त हैं? ये किसी ने प्लाजे बना लिए, किसी ने फ्लोर मिले बना ली, किसी कोई आटे की दुकान थी उसने फ्लोर मिल खोल ली, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये कनाल के घर, कई कई कनाल के, ये दुरुस्त हैं? ये तफसीलात जो सामने आना शुरू हुई हैं कुछ? ये बिल्कुल जी, ये सब हकायक है और अभी ये तो हर गली हर कूचे में ये बात है। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत लोग ऐसे थे, क्योंकि ये तो आरटीएस के भले मेंबर बने, इनमें ऐसे बहुत थे जिन्होंने कभी मेंबरशिप नहीं देखी, जो कभी देख नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई शबे महराज है, गुजारो, ये कभी फिर आना है या नहीं आना। तो ये हकीकत है, जो बातें चल रही है बिल्कुल हकीकत है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि साइकिल और मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग आज अरबपति हैं, कबाब के दुकान में बैठा हुआ मेंबर आज अरबपति है। तो ये तो मेरे ख्याल में पूछना चाहिए। सही। और आपको लगता है नैब अब कोई कार्रवाई करेगा या अभी भी नैब इस पर सुस्त रहेगा? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है केसेस को मनते के अंजाम तक पहुंचाएं, आपको उम्मीद है कोई? देखिए नैब तो मेरे ख्याल में अब इस पे भी एक हकीकत जान लेना चाहिए। नैब, अगर हम नैब को भी देखें, नैब ने ज्यादातर हकाइक से जान चुरा के, नजरें हटा के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हुए। मेरे ख्याल में इस पे भी सोचना चाहिए और जो इदारे पार्लियामान में जो कमेटीज है उनको पावरफुल करके उनको ये इख्तियार वापस देके, जो उनके जिद में बाकी इदारे बनाए गए हैं तो वो इदारों ने हमने देखा कि काम नहीं किया उन्होंने, बल्कि वो इदारे बदनाम हो गए। आज नैब भी हर किस्म से एक बदनाम इदारा बना हुआ है, क्योंकि पिछले जमानों में हमने देखा मुशर्रफ साहब से के इस वक्त तक, इमरान के वक्त तक, कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की है, नैब ने बाकी कुछ नहीं किया। लिहाजा मेरे ख्याल में इस हिसाब को भी आप देखना चाहिए, हिसाब के तरीकों को भी बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए, वरना इस तरह बहुत बदनामी भी हो रही है और एहतसाब हो भी नहीं पा रहा पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वली खान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, अपना सियासी नुक़्ता किया और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, ये भी आपके सामने नाज़रीन रखी। आपको एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे सिर्फ समराइज़ करने के लिए गुफ्तगू को। अहमद साहब का
का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन सनसनीखेज हक़ाइक़ रखे। आपको बताया कि किस तरह से साबका फाटा या कि जम अजला के मामले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलने वाले फंड्स आखिरकार गए कहाँ। सवालात उठ रहे हैं कि 136 अरब रुपए के फंड्स किधर गए। उनमें डिस्क्रिपेंसी सामने आई। सेनेट की ज़ेली कमेटी ने मामले का नोटिस लिया। ऑडिटर जनरल को कहा गया कि फॉरेंसिक ऑडिट करे, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट ना हो सका। जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके इजलास के अंदर केपी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अलग फिगर्स दी और अकाउंटेंट जनरल ने अलग फिगर्स दी। इनमें डिस्क्रिपेंसी सामने आई। ये डिस्क्रिपेंसीज इनकी टोटल जो हजम बनता है वो 44 अरब रुपए बनता है। साल 2019 में तकरीबन 13 अरब रुपए, साल 2020 में 23 अरब रुपए और इस तरह साल 2021 में 8 अरब रुपए की तफसीलात डिस्क्रिपेंसी सामने आई। ये मजमूई तौर पर सिर्फ 136 अरब रुपए की बात है, लेकिन दीगर अजला में भी जो काम हुए, जो दिखाए गए कि हुए, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत से अहम सवाल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नैब इन मामलात का नोटिस ले। हम उम्मीद करते हैं कि साबका फाटा के जो मेंबरान का मुतालबा है कि इन तमाम मामलात का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, तहक़ीक़ात होनी चाहिए शफाफियत के साथ। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए। अपना बहुत ख्याल।